अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया था। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपने एसेट्स में एक तनख्वाह को डिक्लेयर नहीं किया था। ये तनख्वाह कहा जा रहा था कि उनके बेटे की एक कंपनी थी दुबई में, कैपिटल FZE के नाम से। उसमें वो बतौर चेयरमैन थे और उनके 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 लिए वाजिबुल अदा थी ये तनख्वाह। तो इसलिए उनको वो ना डिक्लेयर करने पर 2013 के जो उनके एसेट्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो उन्होंने पेश किए, उसमें उस तनख्वाह का जिक्र नहीं था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक्स लॉ की डिक्शनरी का सहारा लेते हुए उसकी तारीफ मुतय्यन की कि अगर आपके पास एक तनख्वाह है, बेशक आपने वो ली है या नहीं ली है, वो रिसीवेबल एसेट है आपका, आप उसको ले सकते हैं। तो इस बुनियाद पर इस वजह से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिसऑनेस्ट पाए गए हैं या सादिक और अमीन नहीं पाए गए, क्योंकि उन्होंने 2013 के जो अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे नॉमिनेशन पेपर्स में, उसमें उस तनख्वाह का जिक्र नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब ने अपने वकला के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्टैंड लिया था कि पहले तो वो थोड़ा सा इधर उधर होते रहे, लेकिन फिर उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि ठीक है जी, वो तनख्वाह वाजिबुल अदा ज़रूर थी, लेकिन मैंने वो विड्रॉ कभी नहीं की, मैंने ली नहीं है वो तनख्वाह। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल वो ब्लैक्स लॉ की डिक्शनरी का हवाला देते हुए और उन्होंने तारीफ मुतय्यन की कि आप लें या ना लें, लेकिन वो वाजिबुल अदा थी, तो इसलिए आपने वो डिक्लेयर करना लाजमी था और आपने नहीं किया, इसी वजह से आप नाअहल करार पाए हैं। तो ये मामला रिसीवेबल एसेट्स की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मामला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर निपटाया था और उस वक्त के सिटिंग वज़ीर आज़म को घर भेज दिया था। नाज़रीन, आगे आप आए 2023 आ गया। अब 2023 में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, आप जानते ही हैं। इस इत्तेहादी हुकूमत में अब जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, यानी कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कुछ काम हो रहा है। बिल्कुल इलेक्शन करीब है, एक महीना, तकरीबन एक महीने से भी कम रह गया है कि एक केयर टेकर सेटअप जो है वो आने को है और शायद चंद महीने में हम देखेंगे कि जनरल इलेक्शन जो है वो मुल्क में हो रहे होंगे। नाज़रीन, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी अभी बनाई गई है, जो इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से चीज़ों को देख रही है और इन कैमरा मीटिंग्स कर रही है और उसमें काफ़ी चीज़ों पे वो डेलिब्रेशन कर रही है, उसमें एक इंटरेस्टिंग जो पहलू सामने आया उसमें यह है कि एसेट्स की जो डेफिनेशन है उसमें एक तरमीम जो है वो प्रपोज़ की गई है। यानी कि तजवीज़ की गई है कि ये आप एसेट की तारीफ में शामिल करें। वो जो एसेट की तारीफ में चेंज आया है वो क्या है? वो चेंज जो है वो मैं आपको बताऊं, वो वही है कि जिस टेक्निकल बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को उस वक्त डिस्क्वालीफाई करार दिया था, उसको जो 2017 का एक्ट है उसमें तरमीम के ज़रिए ऐड किया जा रहा है। जो कमेटी ने वर्ड इस्तेमाल किया है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि आपके ज़िम्मे कोई भी चीज़ है ऐसी जो आपके असासों में आ सकती है, प्रॉपर्टी में आ सकती है, तो उसे आपका असासा ही गिना जाएगा, उसे आपका असासा ही शुमार किया जाएगा। नाज़रीन, ये वही चीज़ है, ये वही टेक्निकलिटी है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को घर भेजा था, जिसे अब दोबारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी जो है वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका हिस्सा बनाने जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बनाने जा रही है क्योंकि अभी इनकी 3-4 इन कैमरा मीटिंग्स हुई हैं, उसमें वो बेशुमार हैं वो जो अमेंडमेंट्स हैं, तकरीबन 70 के करीब जो है वो अमेंडमेंट्स हैं जिनके ऊपर बातचीत हो रही है। और अभी 2-3 दिन पहले ही लॉ मिनिस्टर जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ये बताया था कि जी तकरीबन 99% काम मुकम्मल हो गया और जैसी सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं हम आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आगाह करेंगे कि हमने क्या तरमीम की हैं। ये वो मामला हो गया कि नवाज शरीफ साहब जिस बात पे डिस्क्वालीफाई हुए थे, वही चीज़ अब दोबारा कानून का हिस्सा बनने जा रही है। ये एक इंटरेस्टिंग बिट था जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं कि वक्त कैसे जो है वो चक्कर काटता है और एक फुल सर्कल होता है कि एक वक्त था कि उसी बात पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर गया और आज वही शिक जो है दोबारा कानून का हिस्सा बनने जा रही है। अच्छा, इसमें जो 2017 का एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसमें काफ़ी सारी तरमीम हो रही हैं, तो मैं आपको सीधा उसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके वोट के हवाले से कब बात करूँगा, तो मुझे 2-3 चीज़ें शेयर कर लेने दीजिए, उसके फ़ौरन बाद मैं आपसे वो जिक्र करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वोट हैं उनका क्या किया है इस कमेटी ने और क्या प्रपोज़ल आया है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी कमेटी ने अमेंडमेंट्स की हैं, उन्होंने ये कहा है कि सर्विलेंस कैमरास जो है वो तमाम पोलिंग बूथ्स में लगाए जाएं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप तमाम पोलिंग बूथ्स में जो पूरे मुल्क में होंगे, हर ज़िले में, हर सूबे में, हर मतलब आप कह लें कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ्स बेशुमार होते हैं, उसमें कैमरे लगाए जाएँ, सर्विलेंस कैमरे, और वो रिकॉर्ड करेंगे जी दिन भर क्या हुआ, कितने बैलेट पेपर्स थे, और फिर काउंटिंग के वक्त उनकी वो जो है किया जाए। इसमें बहरहाल उन्होंने ये प्रपोज ज़रूर किया है कि ये इंश्योर किया जाए कि सीक्रेसी ऑफ वोट जो है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि सीक्रेसी जो है वो वायलेट हो रही हो और जो है वो कैमरों की वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इस कमेटी में जब डिलिब्रेशन फर्दर हुई और उन्होंने ये देखा कि इसकी एक बड़ी हैवी कॉस्ट होगी और इसको इंश्योर करना हर 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 चीज़ को, हर पहलू को तमाम पोलिंग बूथ्स में, तो फिर उन्होंने ये भी एक प्रपोजल दिया कि अगर ये नहीं हो सकता कि तमाम पोलिंग बूथ्स में कैमरे लगाए जा सकें, तो फिर कम से कम हाईली सेंसिटिव एरियाज़ में, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से, जिसको आप डीआरओ की रिपोर्ट से, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है या और जो भी हुकाम हैं जो सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों को देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स की रोशनी में डिक्लेयर करेंगे। और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है इंटीमेट कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को कि मेरे हल्के में जो पोलिंग स्टेशन है फ़लाँ फ़लाँ वो बड़ा सेंसिटिव है, वहाँ पर कैमरे लगाए जाएँ, क्योंकि खदशा है कि वहाँ फ्री एंड फेयर जो है वो पोलिंग नहीं होगी। तो ये एस्पेक्ट भी जो है काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस हुआ है इस कमेटी के सामने। अभी इसकी हतमी जो भी शक्ल है वो सामने आएगी इंशाल्लाह चंद दिनों में, क्योंकि यही हमें बताया जा रहा है कि अभी इसके ऊपर मज़ीद डिलिब्रेशन जारी है। पीटीआई का भी इनपुट लिया जा रहा है। उनके जो सेनेटर हैं अली ज़फ़र साहब, वो इसमें पिछली मीटिंग में शरीक हुए थे ऑनलाइन, और उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों पे कहा है कि मैं अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश करूँगा। अच्छा, इलेक्शन एक्सपेंसेस के हवाले से एक इंटरेस्टिंग जो है वो प्रपोज़ल सामने आया है कि इसमें जो है नेशनल असम्बली के लिए पहले जो लिमिट थी वो थी 4 मिलियन। आप कोई भी जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं आपके, वो 4 मिलियन से ऊपर नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी प्रपोजल ये दिया गया है कि इसको 4 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन तक कर दिया जाए कि अगर आपके इलेक्शन रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी बंदा जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो वो तकरीबन जो है वो 4 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन तक लेके चला जाए, और उसके ऊपर कोई वो उसको नहीं होगी, वो आपको हिसाब किताब दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। और प्रोविंशियल असम्बली के लिए जनाब ये लिमिट जो है पहले 2 मिलियन थी, लेकिन उसको प्रपोज किया गया कि अब 4 मिलियन कर दी जाए। अच्छा, कैंपेन फाइनेंसिंग है कि आपको बहुत सारे लोग जो है वो फाइनेंस कर सकते हैं, तो उसकी क्या लिमिट होगी? तो कोई भी शख्स या कोई भी इदारा जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, इसमें जो प्रपोजल हमारे सामने आया वो ये है कि वो 1 लाख से जो उसकी लिमिट बढ़ाई गई है वो 10 लाख तक, यानी 1 मिलियन तक लेकर गए हैं उसको। ये भी प्रपोजल इस कमेटी के सामने जो है वो डिस्कशन में है, अंडर कंसिडरेशन है कि इसमें 1 लाख से 10 लाख कर दिया जाए। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हवाले से तो मैंने बताना ही था। मुझे याद आया कि फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। इसमें जो इंतहाई अहम बात है, जो आप समझते हैं कि शायद पीटीआई के हवाले से या आने वाले दिनों में किसी और पार्टी को इस किस्म की कोई चीज़ फेस करनी हो, तो वो क्या है? वो ये है कि जनाब, अगर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, इफ़ द पॉलिटिकल पार्टी इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ फॉरेन फंडिंग द मेंबर्स ऑफ द said पार्टी ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली shall cease to be the members of the house। से मतलब है कि अगर किसी पार्टी के ऊपर ये एलिगेशन प्रूफ हो जाता है कि जनाब उसको फॉरेन फंडिंग हुई है, तो उस पार्टी के मेंबरान जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर्स नहीं रह सकेंगे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इस वक्त जो है वो फ़िलहाल सिर्फ पीटीआई जो है वो ये फेस कर रही है कि फॉरेन फंडिंग का जो भी मामला है, या आप उसको प्रोहिबिटेड फंडिंग कह लें, उसको कोई और तरीके से भी, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेजेस पे उसको डिफरेंट तरीके से लेके चलते रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं एक दो और छोटी चीज़ें हैं। आरटीएस बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। उसमें एक इंटरेस्टिंग जो अमेंडमेंट प्रपोज हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद 2 चीज़ें और हैं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तहलील कैसे किया जा सकता है, ये 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। आरटीएस में मैं जो पढ़ रहा था और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने हैं उसके मुताबिक ये है कि जनाब रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको हम आरटीएस कहते हैं, उसमें ये अमेंडमेंट प्रपोज की गई है कि जो भी उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, वो जब रिजल्ट्स कंपाइल हो जाएंगे, यानी कि आप तैयार करते हैं जैसे कि ये इमीडिएट रिजल्ट्स बन गए हैं, वो उसका एक स्नैपशॉट लेगा और वो फ़ौरन जो है अपने जो उसका ऊपर वाला ऑफिसर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, उसको वो भेज देगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बिट ये है कि अगर उसके पास किसी वजह से इंटरनेट नहीं है या वो नहीं भेज सकता स्नैपशॉट, तो फिर उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शेल इमीडिएटली प्रोसीड फिजिकली विद द रिजल्ट्स टू द रिटर्निंग ऑफिसर। पैदल निकल जाओ, गड्डी करा लो, जो मर्जी कर लो, पहुंचना है, रिजल्ट देने हैं। और फिर उसकी अगली लाइन में उन्होंने ये भी कहा है कि ईसीपी जो है वो बैक वक्त उस स्नैपशॉट को जो उसने लिया लेकिन वो भेज नहीं सका,
और जो रिज़ल्ट उसने दिया वो फ़ौरन अपनी वेबसाइट के ऊपर आवेज़न कर दे। अच्छा, ये हो गया आरटीएस। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे जो है वो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टी, यानी कि जो पीटीआई जिसके ऊपर ख़तरे की घंटी लहरा रही है, और ओवरसीज़ की जो वोटिंग का मामला है उस पे। अच्छा, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टी पे जो है वो डिलिब्रेशन हुई काफ़ी देर तक, और ये कहा जा रहा था, ये प्रपोज़ल आया था कि जो इख्तियार है कि पहले आप किसी पार्टी को वो डेसोल्यूशन की तरफ लेके जाना होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो भेजती है कि जनाब ये मामला है, आप इसको सुने और इसको जो है वो डेसोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं इस मामले को। लेकिन ये प्रपोज़ल आया था कि चूँकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट को जो है इसमें सुपीरियरिटी जो है वो मिलनी चाहिए, तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया जाए, तो ये क्यों ना इख्तियार पार्लियामेंट के पास रखा जाए। लेकिन फिर लॉ मिनिस्टर से हमारी बात हुई पार्लियामेंट में, जब वो एक कमेटी से बाहर निकले थे एक सेशन से, तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो है प्रपोजल ड्रॉप हो चुका है। तो अब ये जो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टी की जो वो इख्तियार था वो सुप्रीम कोर्ट से वापस लेना या पार्लियामेंट को देना, ये ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोटिंग जो है बाय द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये इंटरेस्टिंग एक जो है ना वो डेवलपमेंट है जो मुझे शेयर करनी थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसके हवाले से आप यकीनन सुनना चाह रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी अमेंडमेंट्स देखी हैं, जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है ये फ़ाइनल नहीं है, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो वोट नहीं डाल सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो कमेटी के पास प्रपोज़ल आया है उसमें, और जो रिमार्क्स उन्होंने पास किए हैं उसमें, ये चीज़ सामने आई है कि जनाब ये जो सेक्शन 94 है जिसके तहत आप ओवरसीज़ को जो है वोटिंग का राइट देंगे, उसको वापस उसकी ओरिजिनल वर्डिंग के ऊपर लेकर चले जाएं। तो ओरिजिनल वर्डिंग में इंटरेस्टिंगली क्या मौजूद है? ओरिजिनल वर्डिंग ये कहती है, द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर वोटिंग बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शन होगा, उसमें कोई वो पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे ईसीपी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके रिजल्ट्स आएंगे, उसको देखा जाएगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें जो भी, यानी कि इसमें सीक्रेसी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर वो गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में ले करेगी, पार्लियामेंट उसके ऊपर डेलिब्रेशन करेगी, फिर अगर कोई कानून साजी करनी है या कैसे उसको आगे लेके जाना है, कैसे उनको वोटिंग राइट देना है, ये फिर अलिफ से शुरू होगी कहानी। और उसके बाद जो है फिर पता चलेगा कि कोई बाई इलेक्शन, अव्वल तो अभी जनरल इलेक्शन होंगे, उसके बाद कोई सीट खाली होती है, वो रह जाती है, उसके ऊपर बाई इलेक्शन होता है, फिर बाई इलेक्शन में भी पायलट प्रोजेक्ट होगा, और फिर एक लंबी कहानी है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो इसका जो सामने वो नज़र आ रहा है, जो प्रपोजल है, उससे ये नज़र आ रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस इलेक्शन में, अगर ये अक्टूबर नवंबर में होते हैं जनरल इलेक्शंस, वो वोट नहीं डाल सकेंगे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और इसमें प्रपोजल ज़रूर आया था, लेकिन उसको उन्होंने वापस ये कहा कि जी इसको अपनी ओरिजिनल वर्डिंग पे ले जाएं, ताकि कोई इस किस्म की कहानी ना सुनने को मिले कि ये है और वो है। तो ये आज की कुछ ऐसी तफसीलात थी जो इंटरेस्टिंग भी थी, और इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की आमद भी है, तो तमाम लोग अभी उसी हवाले से जो है वो सुनना भी चाह रहे होंगे और देखना भी चाह रहे होंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट या उसके इत्तेहादी जो है, जो पीटीआई भी है उसमें अपोजिशन पार्टी जो है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो आइंदा इलेक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं किसी न किसी हवाले से। आज के वीलॉग से इतना ही। मेरा नाम रिजवान शहजाद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।